हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड की। और ये पेपर सेकेंड की 15 यूनिट है और इस वीडियो में हम इजी नोट्स की बात कर रहे हैं। तो इजी नोट्स की जो बची हुई यूनिट्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं सेकेंड पेपर की, ताकि आपका सेकेंड पेपर पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम बाकी बचे हुए पेपर्स को कंप्लीट करवाएंगे। तो सेकेंड पेपर इजी नोट्स का यूनिट नंबर 15 है और इस वीडियो में हम 3 यूनिट कवर करेंगे, 15, 16 और 17। और इन तीनों यूनिट से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम एमसीक्यू कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपका कितना हेल्पफुल रहा। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 15 है कि विद्यालयी अनुभव, इंटर्नशिप कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्य या पाठ्य विषय व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंसेस इन इंटर्नशिप प्रोग्राम, फील्ड वर्क या करिकुलर या करिकुलम एक्टिविटीज़। 15 नंबर यूनिट है। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया है कि अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है। अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है क्या? कैद, अंदर, भीतर या बदलाव। तो कैद, अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कैद होता है। ऑप्शन नंबर आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले युवकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नया व्यवसाय या नौकरी करने वाले युवकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? एजुकेशन, इंटर्न, प्राइवेट या जॉब। तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी इंटर्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उनके भविष्य निर्माण में सहायक होती है। तो किस अवधि में? इंटर्नशिप में, युवा, नवीनतम ज्ञान या सोशल पीरियड में। तो कब उनके जो किस अवधि में? तो इंटर्नशिप अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उनके भविष्य निर्माण में सहायक होती है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इंटर्नशिप किस क्षेत्र के नवागंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। किस क्षेत्र के लिए? तो शैक्षिक क्षेत्र के लिए, व्यावसायिक क्षेत्र के लिए, सोशल क्षेत्र के लिए या राजनीतिक क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यावसायिक क्षेत्रों के नवागंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। अगला दिया है 5 नंबर है कि इंटर्नशिप की अवधि कितने माह तक की हो सकती है। कितने माह तक की? 5 माह, 7 माह, 3 माह या 6 माह। तो इंटर्नशिप 6 माह तक के लिए हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर दिया है कि कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में होती हैं क्या? अक्षम होती हैं, सक्षम होती हैं, परिपूर्ण होती हैं या गुणकारी होती हैं। तो क्या होती हैं? कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में अक्षम होती हैं, यानी कि वो अक्षम होती हैं, वो बता नहीं सकती हैं, वास्तविक कार्य का अनुभव नहीं दे पाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7 नंबर दिया है कि छात्र को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य एवं पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। किसके द्वारा? इंटर्नशिप के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कुशलता के द्वारा या उक्त सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो इंटर्नशिप के द्वारा क्या किया जा सकता है? पूरा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 8 कि किसी संगठन में इंटर्न के रूप में मिलता है क्या? सहकर्मी के कार्य, समस्या निदान या परामर्श। तो क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सहकर्मी के कार्य। किसी संगठन में इंटर्न के रूप में क्या मिलता है? सहकर्मी के कार्य मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न दिया है कि किसमें सीखे गए सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है। खेल में, कार्य में, कक्षा में या घर में। तो किसमें खेले गए सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है? तो कक्षा में सीखे। कक्षा में जो भी सीखा जाता है उसे सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का अवसर कहाँ मिलता है? इंटर्नशिप में उसका अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है कि व्यवसाय का पहला चरण है। कौन सा व्यवसाय का पहला चरण है? इंटर्नशिप, पूंजी, व्यवहार या समस्या। तो कौन है? तो इंटर्नशिप है। ऑप्शन नंबर आ ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 11 नंबर है
कि किसकी राह में पहले चरण के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है? शिक्षा की, परिणाम की, व्यवसाय की या कार्य की? तो किस में मदद मिलती है? तो व्यवसाय में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 12 नंबर है कि इंटर्नशिप किसका स्वर्णिम अवसर देती है? किसका? सीखने का, सीखने और समझने का, सलाह लेने का, स्पर्श करने का या स्पर्धा करने का या विस्तार करने का? तो इंटर्नशिप किसका स्वर्णिम अवसर देती है? तो सीखने और समझने का स्वर्णिम अवसर देती है। कौन? इंटर्नशिप। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया है कि छात्र इंटर्नशिप के दौरान करता है, क्या करता है? छात्र इंटर्नशिप के दौरान तैयार करता है क्या? संगीत, साप्ताहिक डायरी, घर या उक्त सभी? तो क्या तैयार करता है? साप्ताहिक डायरी तैयार करता है। इंटर्नशिप के दौरान छात्र साप्ताहिक डायरी तैयार करता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर की छात्र यानी कि डायरी में छात्र क्या लिखता है? छात्र डायरी में क्या लिखता है? प्राप्त अनुभव, दूरदृष्टियों का लेखा जोखा, ए और बी दोनों, नियुक्ति की तारीख। तो डायरी में क्या लिखता है वो? प्राप्त अनुभव और दूरदृष्टियों का लेखा जोखा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला है कि 15 नंबर दिया है कि छात्र नियमित रूप से किसको ईमेल भेजते रहते हैं? प्राचार्य को, मित्रों को, पर्यवेक्षकों को या डॉक्टर को? तो छात्र नियमित रूप से पर्यवेक्षकों को ईमेल भेजते रहते हैं। अगला है 16 नंबर प्रश्न है कि इंटर्नशिप की समाप्ति पर कैसा प्रपत्र तैयार किया जाता है? प्रशिक्षण कार्यस्थल का विवरण वाला या विचार विमर्श वाला, सोच समझ वाला, आवश्यकता वाला? तो इंटर्नशिप की समाप्ति पर कैसा प्रपत्र तैयार किया जाता है? तो प्रशिक्षण कार्यस्थल का विवरण वाला प्रपत्र तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न दिया है कि शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं नहीं हैं, कौन सी? सामूहिक परेड, सामूहिक ड्रिल, सामूहिक चोरी या नौका चालन? तो सामूहिक परेड, इसमें भी ये शारीरिक विकास संबंधी क्रिया है, सामूहिक ड्रिल भी है और नौका चालन भी है। तो कौन सी नहीं होगी? तो सामूहिक चोरी जो है शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहित्यिक क्रिया है क्या? कहानी लेखन, निबंध लेखन, ए और बी दोनों या पूजा पाठ? तो साहित्यिक क्रिया कौन सी है? तो दोनों है, यानी कि कहानी लेखन भी और निबंध लेखन भी साहित्यिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 19 नंबर है कि सैनिक शिक्षा एवं एनसीसी किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? सैनिक शिक्षा एवं एनसीसी किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? साहित्यिक क्रिया, शैक्षिक क्रिया, शिल्प क्रिया या शारीरिक क्रिया? तो कैसे किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, सैनिक शिक्षा एवं एनसीसी जो है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न दिया है 20 नंबर दिया है कि इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? नाटक प्रतियोगिता, स्कूल पत्रिका, कवितोच्चारण, बागवानी? तो इनमें से कौन सी साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो बागवानी साहित्यिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 21 नंबर कि विभिन्न विषयों संबंधी परिषदें, इतिहास परिषद आदि किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? इस क्रिया के शैक्षिक क्रिया, साहित्यिक क्रिया, शारीरिक क्रिया या मनोरंजन? किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर दिया है कि इनमें से कौन कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आता है? विस्तार भाषण, मूर्तिकला, समाचार पत्र वाचन, साबुन बनाना? तो इनमें से कौन कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आता है? वो मूर्तिकला है। मूर्तिकला जो है एक कला के अंतर्गत आता है, कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत मूर्तिकला आता है। अगला है 23 नंबर प्रश्न है 23 नंबर दिया है प्रश्न नंबर 23 है कि फुर्सत की गतिविधि नहीं है। फुर्सत की गतिविधि नहीं है क्या? एल्बम तैयार करना, फोटो खींचना, सिक्के इकट्ठे करना या बुनना? तो फुर्सत की गतिविधि क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बुनना। बुनना जो है फुर्सत की गतिविधि नहीं है, यानी फुर्सत में क्या करते हैं हम? एल्बम तैयार करते हैं, फोटो खींचते हैं, सिक्के इकट्ठे करते हैं, लेकिन बुनना जो है फुर्सत का काम नहीं, ये मेहनत का काम है और इसमें हम लगातार मेहनत करते हैं। अगला है 24 नंबर प्रश्न दिया है कि पुष्पोत्सव किस क्रिया के अंतर्गत आता है? पुष्पोत्सव किस क्रिया के अंतर्गत आता है? कला,
मनोरंजन संबंधी, कुश्ती संबंधी या रंग संबंधी। पुष्पोत्सव किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए कला संबंधी क्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 25 नंबर दिया है कि शिल्प संबंधी क्रिया नहीं है, कौन सी? सिलाई, ये तो है ही है। बुनना, ये भी है। टोकरी बनाना, ये भी शिल्प क्रिया है। क्या पिकनिक? तो ऑप्शन नंबर डी पिकनिक जो है शिल्प संबंधी क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर दिया है कि मिट्टी के खिलौने बनाना है, क्या है? मनोरंजन है, शिल्प है, शैक्षिक है या समाज सेवा है? तो मनोरंजन बनाना क्या है? मनोरंजन बनाना जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक शिल्प है। मनोरंजन बनाना क्या है? एक शिल्प है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 27 नंबर है कि नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है श्रमदान, रेड क्रॉस, बाल सभा या जिल्द बांधना। तो कौन सी है? नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया क्या है? बाल सभा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी, सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी कौन सी गतिविधि है? समाज सेवा संबंधी गतिविधि, नागरिक शिक्षा संबंधी गतिविधि, कला संबंधी गतिविधि और शिल्प संबंधी गतिविधि। तो सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी कौन सी गतिविधि है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए समाज सेवा संबंधी गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि मॉक संसद किससे संबंधित है? समाज सेवा से, साहित्यिक, नागरिक शिक्षा या कला से? किससे संबंधित है? तो नागरिक शिक्षा से संबंधित है, यानी कि मॉक संसद नागरिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 30 नंबर दिया है कि किसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी होना चाहिए? पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी होना चाहिए। तो किसका मुख्य उद्देश्य है? स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का, सामुदायिक स्तर का, स्काउटिंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका कार्यक्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का ये क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों ये यूनिट हमारी यूनिट नंबर जो है 15 कंप्लीट हो गई है। आइए इसके बाद हम यूनिट नंबर 16 देखते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए ताकि आपके लिए हम और वीडियो लाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट यूनिट 16 नंबर है सहभागी समूह व शिक्षक द्वारा शिक्षण दक्षता का आकलन व छात्र द्वारा स्व आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रोफिशिएंसी बाय टीचर एंड पीयर ग्रुप एंड सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट। ये यूनिट 16 है सेकेंड पेपर की। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिया है कि किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है? किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो किसका होना आवश्यक है? कौशल का, रीति रिवाज का, परंपरा का या कक्षा का? तो किसका होना आवश्यक है? तो कौशल का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षण व्यवसाय किसके सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं? छात्रों के, शिक्षकों के, अभिभावकों के या कर्मचारियों के? तो किसके व्यवहार ज्ञान को? तो ऑप्शन नंबर इसका बी यानी कि शिक्षकों के। शिक्षण व्यवसाय किसके सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं? तो शिक्षकों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं। कौन? शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण व्यवसाय। अगला है 3 नंबर दिया है कि प्रभावी अध्यापकों को शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने हेतु किससे परिपूर्ण होना आवश्यक है? किससे? कौशलों से, दक्षताओं से, ए और बी दोनों से या सेवाओं से? तो किससे? तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से क्या होना है? परिपूर्ण होना आवश्यक है। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन अपने कार्यों और छात्रों के बीच संबंधों को समझ सकता है? इनमें से कौन अपने कार्यों और छात्रों के बीच संबंधों को समझ सकता है? तो कौन? तो ऑप्शन दिए हैं प्रभावी अध्यापक, पर्यवेक्षक, सैनिक या संगीतज्ञ। तो कौन समझ सकता है अपने कार्यों और छात्रों के बीच संबंधों को? प्रभावी अध्यापक समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल हमारा उद्देश्य कैसी शिक्षा प्रदान करना है? प्रभावी शिक्षा, जन शिक्षा, पूर्ण शिक्षा या सीमित शिक्षा? तो कैसी शिक्षा? तो जन शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जन शिक्षा प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। अगला प्रश्न है
6 नंबर कि हमें जिन अध्यापकों की ज़रूरत है उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सही प्रशिक्षण के द्वारा, सही शिक्षा के द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, यानी कि सही प्रशिक्षण द्वारा और सही शिक्षा के द्वारा जो अध्यापकों की ज़रूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण और शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला है 7 नंबर दिया है कि शिक्षण व प्रशिक्षण में दक्षता किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कौशल के द्वारा, धन द्वारा, दूसरों के द्वारा या मित्रों द्वारा। तो शिक्षण व प्रशिक्षण में दक्षता कौशल के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर, शिक्षण अधिगम है क्या है? परिपूर्ण है, असीमित है, जटिल प्रक्रिया है या सेवा है? शिक्षण अधिगम क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्यापक द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ हैं। पाठ का प्रस्तुतिकरण, श्याम पट पर लिखना, ए और बी दोनों, या चित्र फाड़ना। तो चित्र फाड़ना तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि अध्यापक द्वारा की जाने वाली विधियाँ कौन सी हैं? पाठ का प्रस्तुतिकरण और श्याम पट पर लिखना, ये दोनों अध्यापक द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ हैं। अगला है 10 नंबर दिया है कि अध्यापक के लिए कक्षा में विश्वासपूर्वक पढ़ाने के लिए कितने प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 या 7 प्रकार के। तो अध्यापक को कक्षा में विश्वासपूर्वक पढ़ाने के लिए जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है? इनमें से कौन अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है? सॉरी, इसके पहले जो होगा ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा, यानी कि 3 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का, सॉरी वो गलत हो गया, बी होगा इसका, 10 का बी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से कौन अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है? विषय वस्तु का ज्ञान, छात्रों एवं अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान, शिक्षण कार्यनीतियों का ज्ञान या व्यवहार का ज्ञान। तो इनमें से कौन सा अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है? तो व्यवहार का ज्ञान अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 12 नंबर दिया है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण या कार्यशालाओं से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त अवसरों में किस रूप में देने की आवश्यकता होती है? व्यावहारिक रूप में, सामाजिक रूप में, नैतिक या राजनीतिक रूप में। तो किस रूप में देने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यावहारिक रूप में देने की आवश्यकता होती है। ये ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 13 नंबर दिया है कि किससे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों की भी जानकारी हो? किनसे? छात्र से, निर्देशक से, अध्यापक से या मनोवैज्ञानिक से। तो किससे अपेक्षा की जाती है? अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि क्या अपेक्षा की विशिष्ट कार्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों की भी जानकारी हो। उन्हें अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों की भी जानकारी हो, ये अपेक्षा अध्यापक से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विस्तृत ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों को किन लोगों से सम्मान मिलता है? विस्तृत ज्ञान रखने वाले अपने प्रशिक्षित अध्यापकों को किन लोगों से ज्ञान मिलता है? अपने सहकर्मियों से, समाज के लोगों से, ए और बी दोनों से या दलालों से। किससे मिलता है? तो ए और बी दोनों से, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अपने सहकर्मियों और समाज के लोगों से सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न दिया है 15 नंबर कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की विभिन्न प्रक्रियाओं में किससे सलाह मशविरा किया जाता है? किससे? शिक्षक से, नेता से, छात्र या अभिभावक से। तो किससे क्या सलाह मशविरा किया जाता है? तो शिक्षक से। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की विभिन्न प्रक्रियाओं में किससे सलाह मशविरा किया जाता है? तो शिक्षक से किया जाता है। अगला है 16 नंबर दिया है। प्रश्न नंबर 16 है कि अध्यापक से किस जानकारी की अपेक्षा नहीं की जाती है? किस जानकारी की अपेक्षा? राष्ट्रीय राजनीति की, भारत का इतिहास की, देश का भूगोल की या समाज की चोरी। यानी किस जानकारी की अपेक्षा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी समाज की चोरी की अपेक्षा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर दिया है कि एक सरकार एक प्रशिक्षित शिक्षक को क्या बनाने हेतु निवेश प्रदान करती है? ज्ञानवान, प्रबुद्ध, ए और बी दोनों या नेता। तो सरकार एक प्रशिक्षित शिक्षक को क्या बनाने हेतु निवेश प्रदान करती है? तो ज्ञानवान और प्रबुद्ध दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर दिया है कि आज शिक्षक के सामने कैसा दायित्व है? चुनौतीपूर्ण,
सीमित, असीमित या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चुनौतीपूर्ण दायित्व है। आज शिक्षक के सामने कैसा दायित्व है? चुनौतीपूर्ण दायित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर दिया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, मूल्यांकन या अनदेखी। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन जो हमारे शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं हम। 20 दिया है कि आज के तेजी से बदलते युग में किस पर अत्यधिक भार है? आज के तेजी से बदलते युग में किस पर है अत्यधिक भार? शिक्षक पर, छात्र पर, युवा या मंत्री पर? तो किस पर है? तो शिक्षक पर सबसे अधिक भार है, यानी शिक्षण कार्य के अलावा भी सरकार उनसे बहुत अधिक अन्य कार्य करवाती है। अगला है 21 नंबर की आज शिक्षक की प्रभाविकता के लिए किसको पर्याप्त नहीं माना जा रहा? किसको? शिक्षक को, समाजीकरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों, यानी कि आज शिक्षक की प्रभाविकता के लिए किसको पर्याप्त नहीं माना जा रहा है? शिक्षक और समाजीकरण को पर्याप्त माना नहीं जा रहा है। अगला है 22 नंबर है कि पारंपरिक रूप से जिसे प्रभावी माना जाता है या माना जाता रहा है, आज की परिस्थितियों में वह शायद है। कौन सा? प्रासंगिक है, व्यवहारिक है, समस्यात्मक है या निदानात्मक है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रासंगिक। आज की परिस्थितियों में वह प्रासंगिक है। 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसका दायित्व अंततः शिक्षक पर होता है? किसका दायित्व अंततः शिक्षक पर होता है? विद्यालयों में परिवर्तन का, सुधार का दायित्व, ए और बी दोनों का, या वेतन वृद्धि का? तो किसका दायित्व होता है? ए और बी दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यालयों में परिवर्तन और सुधार का दायित्व अंततः शिक्षक पर होता है। अगला प्रश्न दिया है 24 नंबर है कि अध्यापक की शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन होता है आवश्यक व महत्वपूर्ण, असीमित, उल्टे रुझान वाला, विरोध स्वरूप। तो अध्यापक की शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन कैसा होता है? तो आवश्यक व महत्वपूर्ण होता है। नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना किसका उदाहरण है? मूल्यांकन का, पीयर रेटिंग का, समस्या का या विचार का? तो किसका उदाहरण है? 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पीयर रेटिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कौन विद्यालय के लक्ष्यों, मूल्यों और समस्याओं से परिचित होता है? सहकर्मी अध्यापक, लोक सेवक, प्राचार्य या छात्र? तो कौन परिचित होता है? तो सहकर्मी अध्यापक जो होता है विद्यालय के लक्ष्यों, मूल्यों और समस्याओं से परिचित होता है। अगला प्रश्न दिया है 27 नंबर की कैसा अध्यापक विशिष्ट प्रतिपुष्टि दे सकता है? कैसा अध्यापक विशिष्ट प्रतिपुष्टि दे सकता है? विषम विषय क्षेत्र का जानकार, समान विषय क्षेत्र का जानकार, स्थानीय जानकार या सही विषय का ज्ञाता? तो कैसा अध्यापक विशिष्ट प्रतिपुष्टि दे सकता है? विषम विषय क्षेत्र का। तो कैसा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, समान विषय क्षेत्र का। कैसी प्रतिपुष्टि? समान विषय क्षेत्र की प्रतिपुष्टि दे सकता है। अगला है 28 नंबर प्रश्न है कि किसके अभाव में अध्यापक अपने सहकर्मियों से सीख नहीं पाते हैं? किसके अभाव में? मूल्यांकन के अभाव में, सेवा के अभाव में, परीक्षा के अभाव में या कुशलता के अभाव में? किसके अभाव में अध्यापक अपने सहकर्मियों से सीख नहीं पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन के अभाव में नहीं सीख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूनिट नंबर हमारी 16 भी कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद जो है यूनिट नंबर 17 देखते हैं। यूनिट 17 है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये यूनिट 17 है सेकेंड पेपर की। तो आइए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सामान्यतः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत, बहुलक, बहुलांक या विचलन? तो क्या कहा जाता है? तो औसत कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सामान्यतः औसत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की सांख्यिकी में औसत का अर्थ होता है क्या? सांख्यिकी में औसत का अर्थ क्या होता है? बारंबारता, बारंबारता बंटन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या बहुलांक?
तो सांख्यिकी में औसत का अर्थ क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 की एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देह विशिष्ट मूल्य है जिसमें चहुं ओर अन्य अंक संगठित होते हैं या जो अंकों को 2 अर्ध भागों में विभाजित करता है। यह कथन है किसका? सिम्पसन एंड काफ्का का, स्पीयरमैन का, ड्रेवर का या ट्रेजर का? तो किसका कथन है ये? तो सिम्पसन एंड काफ्का का ये कथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है? किसने कहा? सिम्पसन ने, कैली, रॉस या मन ने? किसने कहा? तो रॉस ने कहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि रॉस ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 दिया है कि कथन है और कथन कारण दिए हुए हैं 5 नंबर के। कथन दिया है कि किसी आंकिक श्रृंखला के अंक अपने मूल्य रूप में निरर्थक रहते हैं, और कारण दिया है कि उनसे कुछ अर्थ निकालने के लिए उनका औसत निकालना होता है। कूट दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की भी सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, जो आर है ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 6 नंबर दिया है कि व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है। यह कथन है किसका है? सिम्पसन का, स्पीयरमैन का, पावलोव का या गिलफोर्ड का? तो किसका कथन है? तो ये गिलफोर्ड का कथन है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला दिया है 7 नंबर है कि समंकों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? मध्यमान, औसत, मध्यांक या विचलन? तो समंकों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वो मध्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मध्यमान हो जाएगा। अगला है कि समस्त अंकों की प्रवृत्ति प्रायः किसी केंद्रीय अंक या मूल्य के चारों ओर केंद्रित होने की होती है। इस प्रवृत्ति की माप को कहा जाता है क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, बहुलक, माध्यिका या बारंबारता? क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। अगला है 9 नंबर दिया है, प्रश्न 9 नंबर दिया है कि मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है क्या? औसतांक है, मध्यांक है, बहुलांक है या उपरोक्त सभी? तो केंद्रीय मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है क्या है? तो उपरोक्त सभी हैं, जिसमें से औसतांक भी है, मध्यांक भी है और बहुलांक भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि किसी समूह की विशेषता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। किसी समूह की विशेषता आसानी से ज्ञात की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। कैसे ज्ञात की जाती है? किससे? केंद्रीय प्रवृत्ति की या माप से, बारंबारता से, दंडभुज से, संचयी बारंबारता से? तो किससे माप की जा सकती है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से मापी जा सकती है। अगला प्रश्न दिया है कि पूर्ण सूचना उपलब्ध न होने पर भी हम किससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? किससे? बारंबारता से, बारंबारता बंटन से, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से या उपरोक्त सभी से? किससे निकाल सकते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगला है 12 नंबर की किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है। गैरेट ने, क्रोनर ने, क्रो ने या हल ने? तो किसने कहा है? तो गैरेट ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर दिया है, 13 नंबर कि किसके बिना उच्च कोटि के सांख्यिकीय अनुमान संभव नहीं है? किसके बिना? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बिना, बारंबारता के बिना, संचयी बारंबारता के बिना या बहुलक के बिना? किसके बिना? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बिना उच्च कोटि के सांख्यिकीय अनुमान संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 दिया है कि उच्च सांख्यिकी गणना में सहायता मिलती है किससे? बारंबारता से, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से, आवृत्ति से या बारंबारता से? तो किससे मिलती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से उच्च सांख्यिकी गणना में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 15 नंबर की शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं कौन से? औसतांक, मध्यांक, बहुलांक या उपरोक्त सभी? तो कौन से होंगे? उपरोक्त सभी, यानी कि औसतांक, मध्यांक और बहुलांक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। अगला प्रश्न दिया है 16 नंबर कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्रतिनिधित्व करता है किसका? आंकड़ों का,
प्राप्त आंकड़ों का, बारंबारता का या उपरोक्त किसी का नहीं। तो किसका करता है? प्राप्त आंकड़ों का। तो ऑप्शन नंबर बी प्राप्त आंकड़ों का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 17 नंबर कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान है क्या? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या उपरोक्त सभी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान क्या होता है? वो उसका मध्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मध्यमान राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 18 नंबर दिया है कि मध्यमान का मुख्य दोष क्या है? मध्यमान का मुख्य दोष क्या है? गणना में अधिक समय लगता है, गणना बहुत कठिन है, परिणाम अवैधानिक होते हैं, ये सभी। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गणना में अधिक समय लगता है। मध्यमान का मुख्य दोष क्या है? कि गणना में अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया 19 नंबर है कि मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है क्या? बहुलांक, बारंबारता, विचलन या मध्यांक। तो क्या अपेक्षाकृत कम शुद्ध होता है? तो वो होता है मध्यांक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर है कि किसकी गणना करने में मध्यमान की अपेक्षा कम समय लगता है? किसकी गणना करने में मध्यमान की अपेक्षा कम समय लगता है? मध्यांक की, बहुलांक की, विचलन की, उपरोक्त कोई नहीं। इसकी गणना तो ऑप्शन नंबर ए मध्यांक की गणना करने में मध्यमान की अपेक्षा कम समय लगता है। अगला है 21 नंबर, आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटता है कौन? मध्यमान, प्रसार, मध्यांक या चतुर्थांश विचलन। तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी मध्यांक। मध्यांक जो है आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 22 नंबर दिया है कि 10, 10, 3, 12 और 10 का मध्यमान एवं बहुलक है। मध्यमान एवं बहुलक यानी बहुलक मतलब जिसकी आवृत्ति बार बार हो, जिस अंक की आवृत्ति। तो 10 जो है 3 बार आया हुआ है और मध्यमान इसका क्या हो जाएगा? तो मध्यमान इन दोनों के बीच का मध्यमान क्या हो जाएगा? वो 13 दिया है। तो 10 और 13 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 का। तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी 22 का हो जाएगा ये बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 और 13 मध्यमान मध्यमान जो है ये होगा डी नंबर होगा। मध्यमान 13 है और बहुलक जो है 10 है। ये राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है 23 का प्रश्न दिया है कि रेखा चित्रों का प्रकार नहीं है कौन सा? संचित प्रतिशत वक्र, वृत्त रेखा चित्र, तुलनात्मक दंड रेखा चित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। रेखा चित्र का प्रकार नहीं है कौन सा? संचित प्रतिशत वक्र, वृत्त रेखा चित्र, तुलनात्मक दंड रेखा चित्र। तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया है 24 नंबर की शैक्षिक मूल्यांकन का कार्य क्या है? क्या कार्य है? सफल निर्धारण कार्य, पूर्व कथन कार्य, निदानात्मक कार्य या उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक मूल्यांकन का क्या कार्य होता है? उपयुक्त सभी कार्य होते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मध्यमान का सूत्र है। मध्यमान का सूत्र है क्या? सूत्र है मध्यमान का। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन दिए हैं ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो मध्यमान का सूत्र ए होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि m इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन इंटू सी आई। ये मध्यमान का सूत्र होता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? प्रसार, मध्यमान, मध्यांक या बहुलांक। तो निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? वो प्रसार जो है इनसे संबंधित नहीं है। बाकी मध्यमान है, मध्यांक है, बहुलक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, ये सभी आपस में संबंधित हैं। तो प्रसार जो है संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया है 27 नंबर है कि 0.03 इंटू 0.012 का गुणनफल है ए, बी, सी या डी। तो गुणनफल कौन सा हो जाएगा? तो 0.00306 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान क्या है? 15, 10, 12, 8, 18, 16 और 12। तो इन निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दिए हैं 28 का ए 8, 12, 18 और 13। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मध्यमान का? तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका।
यहाँ पर लेकिन डी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि ए और डी में से कौन सा होगा, यानी कि 13 या 8 में से कौन होगा इसका राइट आंसर, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं कि समस्त अंकों के योगफल को इन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है इसे गणितीय भाषा में मध्यमान कहते हैं। यह किसने कहा था? गैरेट ने, कॉनर ने, रेबर ने या गिलफोर्ड ने? किसने कहा था? तो गैरेट ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैरेट, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? बहुलांक, प्रसार, मध्यमान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो प्रसार जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है यूनिट 15, यूनिट 16 और यूनिट 17 ये 3 यूनिट जो है सेकंड पेपर की कंप्लीट की, और ये सभी जो हैं इजी नोट्स के एमसीक्यू थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए। ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आज हम आपका ये सेकंड पेपर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो यूनिट बची हैं उस वीडियो में हम सारी यूनिट्स कवर कर देंगे। आज जो है आपका जो रिवीजन प्लानर का सेकंड पेपर है वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं चैनल पे हमारे। और आज जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इजी नोट्स और एग्जाम प्लानर दोनों से जो है हम सेकंड पेपर आपका कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से बार बार वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा देते रहिए रूप, ताकि आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा हो। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।